एवरीवन, दिस इज़ प्राची सिंह फ्रॉम स्टडी विद प्राची। कल हमने पढ़ा हुआ था, स्केलेटल मसल पढ़ा था और उसका डिटेल्ड व्यू भी हमने देखा था, माइक्रोस्कोपिक व्यू भी देखा था। हमने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पढ़ा हुआ था जहाँ पर हमने एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट देखा था। एक्टिन फिलामेंट थिन फिलामेंट होता है और मायोसिन फिलामेंट थिक फिलामेंट होता है। एक्टिन फिलामेंट को हम आइसोट्रोपिक फिलामेंट भी कहते हैं और मायोसिन फिलामेंट को हम एनआइसोट्रोपिक फिलामेंट भी कहते हैं। आज हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मायोसिन मतलब थिक फिलामेंट होता है, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था और आज भी मैंने आपको इसको रिवाइज करा दिया है कि मायोसिन मतलब होता है थिक फिलामेंट। अब जैसे हमने एक्टिन फिलामेंट को देखा था। एक्टिन फिलामेंट भी बना हुआ है पॉलीमर से। इसकी मोनोमरिक यूनिट होती है, बताइए, पहले आप बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं अब बता देती हूँ। इसकी मोनोमरिक यूनिट होती है जी ग्लोबुलर प्रोटीन। वैसे ही मायोसिन फिलामेंट भी एक पॉलीमर है जिसकी मोनोमरिक यूनिट होती है मेरोमायोसिन। इसकी मोनोमरिक यूनिट होती है मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन दो तरह की होती हैं, ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म जिसे हम कहते हैं क्रॉस आर्म, और टेल। ठीक है, तो फिर यहाँ पर मैंने आपको कल एक डायग्राम दिखाया था जहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। तो बेसिकली इस तरह से स्ट्रक्चर ये होता है ग्लोबुलर हेड, ये वाला पोर्शन है शॉर्ट आर्म और ये है टेल। इसका आगे हम डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मेरोमायोसिन में ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म, ये से हम कहते हैं क्रॉस आर्म, ये बना हुआ होता है हैवी मेरोमायोसिन से। वहीं इसकी जो टेल है वो बनी हुई होती है लाइट मेरोमायोसिन से, जिनका शॉर्ट फॉर्म है LMM, एंड हैवी मेरोमायोसिन का फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है HMM। शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट्स एट रेगुलर इंटरवल एंड एंगल्स फ्रॉम द पॉलीमराइज्ड टेल। यहाँ पर क्या कहा है, शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट एट रेगुलर इंटरवल। शॉर्ट आर्म थोड़े थोड़े इंटरवल पे, थोड़े थोड़े टाइम पर, जैसे कि ये पॉलीमराइज्ड टेल है। सपोज कीजिए कि ये पॉलीमराइज्ड टेल है, यहाँ से जो शॉर्ट आर्म है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर निकलती हुई है, इसे कहते हैं शॉर्ट आर्म। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स एट रेगुलर इंटरवल एंड एंगल फ्रॉम द पॉलीमराइज्ड टेल। ठीक है, ये है हमारी टेल का स्ट्रक्चर जो कि बनी हुई होती है लाइट मेरोमायोसिन से। ये पूरा मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है, एक यूनिट है। जैसे कि मायोसिन फिलामेंट बना हुआ होता है मेरोमायोसिन ऐसे अटैच होकर के पॉलीमर बनाती है, उससे पूरा मायोसिन फिलामेंट बनता है। अगर मैं एक यूनिट मेरोमायोसिन की देखूं तो वो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये है पॉलीमराइज्ड टेल जिसकी बात हमने आगे की थी, पॉलीमराइज्ड टेल। यहाँ से निकला है ये शॉर्ट आर्म और ये है ग्लोबुलर हेड। शॉर्ट आर्म और ग्लोबुलर हेड मिलकर बनाते हैं क्रॉस आर्म, और ग्लोबुलर हेड पर दो साइड्स होती हैं। पहली साइड को कहते हैं हम ATP बाइंडिंग साइड और दूसरी साइड है एक्टिन बाइंडिंग साइड। तो दो साइड है यहाँ पर, एक है ATP बाइंडिंग साइड और एक है एक्टिन बाइंडिंग साइड। ATP बाइंडिंग साइड पर क्या होता है, ATP आता है, ATP आएगा, इस साइट पर जाएगा और बाइंड हो जाएगा। इस साइट पर रहते हैं एटीपेज एंजाइम बेसिकली इस ATP को तोड़ देते हैं और बना देते हैं इस ATP को ADP। जैसे मैं बात करूँ तो जैसे ATP को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन जब इसका ब्रेक डाउन होगा तब एक फॉस्फेट निकलेगा और ये बन जाएगा ADP में, दैट इज़ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। जब एटीपेज एंजाइम इस पर एक्ट करेगा, इसे ब्रेक डाउन कर देगा, तो ये एक फॉस्फेट रिलीज करेगा और ADP बन जाएगा। इससे इसे एनर्जी मिलेगी है इस ग्लोबुलर हेड को।
ठीक है, समझ गए होंगे। ये एक्टिन बाइंडिंग साइट में बेसिकली एक्टिन ये जो पूरी यूनिट है मेरोमायोसिन की यूनिट, ये एक्टिन फिलामेंट से अटैच हो जाती है। जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, सपोज कीजिए ये एक्टिन फिलामेंट है, ये यहाँ पर अभी थोड़ा सा डायग्राम, हाँ समझ लीजिए, ये यहाँ पर ऐसे कर कर अटैच हो जाती है। आपको कल भी मैंने एक डायग्राम बनाया था, आपको याद होगा। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है यहाँ पर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो मतलब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की गई थ्योरी है, जो सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट के थ्रू या फिर लोगों के थ्रू एक्सेप्ट की गई थ्योरी है, वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट एक्टिन थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर द मायोसिन थिक फिलामेंट। ये स्टोरी हमें बताती है कि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करती है ओवर मायोसिन मतलब थिक फिलामेंट। तो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करती है ओवर मायोसिन फिलामेंट के। सपोज कीजिए यहाँ पर ये मैं एक्टिन फिलामेंट का एक डायग्राम बना रही हूँ। सपोज कीजिए एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर मायोसिन फिलामेंट्स लाइक दिस। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, ये मायोसिन है, इसका ग्लोबुलर हेड है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट बेसिकली इस मायोसिन फिलामेंट पर स्लाइड करती है ऐसे। और थोड़ा लंबी बना लीजिए इसे। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है वो इस तरह से इस डायरेक्शन में आगे जाती है। सपोज कीजिए आप इस तरह की कोई रस्सी को पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, जो कि जॉइंट है पहले से किसी से, तो वो इस तरह से आगे जाती है, इस तरह से। यहाँ पे और भी मेरोमायोसिन है, तो ये उसके ऊपर स्लाइड करती है। हाँ, होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर पढ़ देती हूँ। दिस थ्योरी, ये थ्योरी हमें बताती है कि एक्टिन फिलामेंट थिन फिलामेंट स्लाइड करती है ओवर द मायोसिन फिलामेंट दैट इज द थिक फिलामेंट। यहाँ पर एक नोट है, देयर इज़ नो चेंज इन लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। अगर आप सोचें कि हम एक्टिन फिलामेंट को खींचेंगे या फिर एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेगी ओवर मायोसिन फिलामेंट के, तो फिर इसकी जो लेंथ है वो खिंच जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है किसी की भी, ना एक्टिन की और ना ही मायोसिन फिलामेंट, इन दोनों की ही लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं हमें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ भी आ जाता है, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय मोटर न्यूरॉन। जब मोटर न्यूरॉन से आपके कोई भी सिग्नल आता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्शन करना है, तब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। सपोज कीजिए कि आपने गरम बर्तन को छू लिया है, फिर उसके बाद आपके ब्रेन से सिग्नल आएगा थ्रू मोटर न्यूरॉन के थ्रू कि आप अपना हाथ हटा लीजिए या फिर कोई भी अलग सिग्नल। तो ये बेसिकली जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब सिग्नल भेजता है थ्रू मोटर न्यूरॉन, तब ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर्स टू इट मोटर यूनिट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मोटर यूनिट क्या होती है। सपोज कीजिए कि ये एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो सब कोई जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सेल बॉडी है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर में दूसरे पेन से आपको बता देती हूँ। ये है हमारी सेल बॉडी, ये हैं इसकी डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स वाले स्ट्रक्चर है सेल बॉडी का। ये न्यूक्लियस है। यहाँ से बेसिकली यहाँ से सिग्नल आते हैं, यहाँ से सिग्नल आए और इस सेल बॉडी में गए। सेल बॉडी के जाने के बाद ये इस एक्सॉन में गए, फिर इस एक्सॉन टर्मिनल में गए, फिर ये जो आपको लोबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इस साइनेप्टिक वेसिकल में गए। आप देख पा रहे हो, मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर है एक न्यूरॉन का। न्यूरॉन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इस बेसिकली ये न्यूरॉन में ये हैं इसकी डेंड्राइट्स, ये है सेल बॉडी, ये है एक्सॉन, ये है एक्सॉन टर्मिनल और ये है साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। ये क्या है? मोटर न्यूरॉन है। ये क्या है? मसल्स हैं
और इस मोटर न्यूरॉन और मसल को हम पूरा एक मोटर यूनिट कहते हैं। ये मोटर न्यूरॉन और ये मसल के इस जंक्शन को हम मोटर यूनिट कहते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। ये एक्सॉन टर्मिनल में सिग्नल आता है। ये बेसिकली पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये बेसिकली एक्सॉन टर्मिनल है, ये साइनेप्टिक नोब है, ये हमारी मसल है, ये साइनेप्टिक नोब के अंदर वाले साइनेप्टिक वेसिकल हैं, ये साइनेप्टिक वेसिकल हैं और ये रिसेप्टर हैं। ये यहाँ पर मसल पर रिसेप्टर लगे हुए हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, एक्सॉन टर्मिनल से सिग्नल साइनेप्टिक नोब में आ रहा है, साइनेप्टिक नोब के अंदर सिग्नल जा रहे हैं साइनेप्टिक वेसिकल में। साइनेप्टिक वेसिकल को जब सिग्नल कोई मिला तो साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हो जाएगी इस साइनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन से, जिसे हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इससे ये साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हो जाएगी और इनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन और सिक्रीशन होगा उसे रिलीज कर देंगी। यहाँ इस जगह को कहेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये क्या किस फॉर्म में रिलीज करेगी, तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में, जिसे कहेंगे बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। उनमें भी बेसिकली एसिटाइल कोलिन ACH के फॉर्म में ये रिलीज करेगी इंफॉर्मेशन को। फिर उसके बाद यहाँ पर है मसल के ऊपर लगे हुए हैं मसल के रिसेप्टर इस इंफॉर्मेशन को कैच करेंगे और इस इंफॉर्मेशन को, ये इंफॉर्मेशन टी ट्यूब्यूल के थ्रू इन मसल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर आएगी। और जब ये मसल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगी तब ये रिलीज करेगा कैल्शियम। ये पूरा प्रोसेस होता है। मैं आपको एक बात फिर से बता देती हूँ। ये एक्सॉन टर्मिनल से इंफॉर्मेशन आई, फिर उसके बाद वो इस साइनेप्टिक वेसिकल में गई। साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन को जब इंफॉर्मेशन मिलेगी तब वो फ्यूज हो जाएगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। फिर वो जाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाने के बाद वो इस मसल के रिसेप्टर में जाएगी इंफॉर्मेशन। इस मसल के रिसेप्टर से बाद वो टी ट्यूब्यूल में जाएगी। टी ट्यूब्यूल के जाने के बाद वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगी। वहाँ से फिर यहाँ पर कैल्शियम का सिक्रीशन होगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, कैसे इंफॉर्मेशन न्यूरॉन से मसल तक जाती है। ठीक है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है इस साइनेप्टिक नॉब की। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है यहाँ पर। ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इस मसल की। और ये तीनों ही मिलकर बनाती हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोटर एंड प्लेट और मोटर यूनिट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोटर एंड प्लेट क्या होता है और मोटर यूनिट क्या होती है। तो मोटर एंड प्लेट बेसिकली 3 मेम्ब्रेन को कहते हैं मिलाकर। पहला है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और मोटर यूनिट हम बेसिकली कहते हैं मोटर न्यूरॉन और मसल। बस ठीक है, इसके आगे अब हम पढ़ेंगे मसल रिसीव्स सिग्नल वाया मोटर न्यूरॉन। इसके आगे हम देखेंगे कि इसी पूरे प्रोसेस को अब हम लिख के पढ़ेंगे। इस पूरे प्रोसेस को अब हम लिख के पढ़ेंगे कैसे हो रहा है। मसल रिसीव सिग्नल वाया मोटर न्यूरॉन टू CNS। मोटर न्यूरॉन जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजे किसे, मसल्स को। मसल ने रिसीव किया। रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ACH। उस इंफॉर्मेशन को मिलने के बाद उन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइल कोलिन उसे कहाँ पे रिलीज किया, इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट थ्रू एक्सोसाइटोसिस के थ्रू साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ACH को रिलीज किया। ACH विल बाइंड टू रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन मसल मेम्ब्रेन। ACH बाइंड हो जाता है उन रिसेप्टर से जो कि मसल की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज पोस्ट साइनेप्टिकल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रहते हैं। नाउ दिस इंफॉर्मेशन एक्शन पोटेंशियल, इस इंफॉर्मेशन को हम बेसिकली एक्शन पोटेंशियल भी कह देते हैं, स्प्रेड इनसाइड द मसल वाया टी ट्यूब्यूल। ये इंफॉर्मेशन टी ट्यूब्यूल के थ्रू
पूरे मसल में स्प्रेड हो जाएगी। रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज करेगा। एज द लेवल ऑफ कैल्शियम इंक्रीजेस इन इट बाइंड्स टू सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। जैसे जैसे लेवल इसका कैल्शियम का इंक्रीज करेगा, ये बाइंड हो जाएगा ट्रोपोनिन से, टीपीसी से। मैंने आपको बताया हुआ था, दैट इज ट्रोपोनिन में 3 लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है टीपीआई, टीपीसी, टीपीआई होता है, टीपीटी होता है और टीपीसी होता है। टीपीआई होता है, टीपीसी होता है और टीपीटी होता है। टीपीसी में बेसिकली होता है ट्रोपोन, यहाँ पर बेसिकली कैल्शियम बाइंड होता है। यहाँ पर जब कैल्शियम बाइंड होता है तब ये शिफ्ट कर जाता है टीपीआई, तो फिर यहाँ पर मायोसिन को बाइंडिंग करने वाला साइट खुल जाता है। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अब जैसे ही कैल्शियम हमारा ट्रोपोनिन की भी कौन सी यूनिट, टीपीसी से अगर बाइंड कर जाएगा, वैसे ही अनमास्किंग हो जाएगी एक्टिव साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट में एक्टिव साइट की अनमास्किंग हो जाएगी, मतलब वो जगह अनमास्क हो जाएगी, वो जगह खुल जाएगी। किसके लिए खुल जाएगी? फॉर द मायोसिन बाइंडिंग। ग्लोबुलर हेड, किसका ग्लोबुलर हेड? मायोसिन फिलामेंट का ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन विल बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑन एक्टिन बाय गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस एंड फॉर्म्स क्रॉस ब्रिज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे मैं आगे डायग्राम देखती हूँ, कोई डायग्राम होगा। हाँ, तो ये डायग्राम है बेसिकली। इस डायग्राम में हम आगे चलेंगे, पहले पूरी रीडिंग कर लेते हैं यहाँ की। ग्लोबुलर हेड, किस मायोसिन का ग्लोबुलर हेड, क्योंकि कैल्शियम बाइंड हो चुका है, एक्टिव साइट हमारी अनमास्क हो गई है, तो मायोसिन अब हमारी जुड़ेगी एक्टिन फिलामेंट से। मायोसिन अगर हमारी एक्टिन फिलामेंट से जुड़ेगी तो फिर उसे एटीपी भी चाहिए होगा। मैंने आपको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में दिखाया था एटीपी बाइंडिंग साइट, तो वहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट में एटीपी आएगा। एटीपेज एंजाइम से एटीपी टूटेगा, जहाँ पर हमारा एटीपी टूट जाएगा, एक फास्फोरस रिलीज करेगा और एडीपी बन जाएगा, इससे एनर्जी मिलेगी। और हमारा मायोसिन फिलामेंट बेसिकली अटैच हो जाएगा एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन विल बाइंड टू दिस एक्टिव साइट ऑन एक्टिन बाय गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस एंड फॉर्म, इसी से ये पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज। दिस क्रॉस ब्रिज और मायोसिन हेड पुल्स द एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड्स ए बैंड। ए बैंड मतलब मायोसिन फिलामेंट को हैवी फिलामेंट, थिक फिलामेंट बेसिकली कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, यहाँ पर जो ये वाला, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जो ये वाला क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, वो इस एक्टिन फिलामेंट को इस मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, यहाँ पर देखिए ऊपर स्लाइड करवाएगा। क्या लिखा है? दिस क्रॉस ब्रिज, यहाँ पे जो ये क्रॉस ब्रिज बना है और मायोसिन हेड पुल्स, मायोसिन का ये वाला हेड पुल करेगा एक्टिन फिलामेंट को टूवर्ड्स ए बैंड। ये रहा ए बैंड, टूवर्ड्स ए बैंड इसको पुल करेगा। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। दिस क्रॉस ब्रिज, कौन सा क्रॉस ब्रिज? ये रहा ये वाला क्रॉस ब्रिज। ये ऊपर वाला है हमारा एक्टिन फिलामेंट, नीचे वाला है मायोसिन, और ये यहाँ पर ग्लोबुलर हेड है। ये पूरे स्ट्रक्चर बन रहा है क्रॉस ब्रिज। तो दिस क्रॉस ब्रिज और मायोसिन हेड पुल द एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड्स ए बैंड इनवर्ड, अंदर की तरफ। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर भी एक मायोसिन फिलामेंट है, यहाँ पर भी एक सपोज ये मायोसिन फिलामेंट है, ये पूरी मायोसिन फिलामेंट है। यहाँ पर एक एक्टिन फिलामेंट है, यहाँ पर एक एक्टिन फिलामेंट है, यहाँ पे एक ग्लोबुलर हेड है, यहाँ पे एक ग्लोबुलर हेड है। ये बेसिकली ऐसे इनवर्ड साइड में ये दोनों ही ग्लोबुलर हेड एक्टिन फिलामेंट को अपनी इस साइड पे ऐसे इनवर्ड साइड पे खींच रहे हैं। ये वाला पूरा स्ट्रक्चर बता रहे हैं। दिस क्रॉस ब्रिज और मायोसिन हेड पुल्स द एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड्स ए बैंड इनवर्ड्स। Therefore, Z line attached to actin filament are also pull inward
एंड देयर इज डिक्रीज इन लेंथ ऑफ सार्कोमियर। अब मैं पूरा इस डायग्राम से आपको समझाती हूँ कि क्या हो रहा है। देखिएगा, ये ए बैंड है, ये एच जोन है, ये नॉर्मल पोजीशन में है, अभी ये नॉर्मल केस है, अभी मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। लेकिन ये वाले केस में मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। ये जेड लाइन है और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी जेड लाइन थी जो कि अब शिफ्ट हो गई है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर लगे हुए हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर अच्छे से बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर लगा हुआ है ये ग्लोबुलर हेड, ग्लोबुलर हेड लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, इस एक्टिन फिलामेंट को अपनी ओर ऐसे इस साइड पर ऐसे खींच रहा है। जैसे कि आप अपने हाथ की अगर ऐसे मुट्ठी बना लो और दूसरे हाथ को ऐसे रख लो और इसको ऐसे मूव कराओ, इसको ऐसे मूव कराओ, तो ये भी अपने आप ऐसे मूव करेगा। वैसे ही ये भी ऐसे अपनी अपने लोब को ऐसे मूव करा रहा है। तो इस वजह से एक्टिन फिलामेंट भी आगे जा रहा है। एक्टिन फिलामेंट इस साइड से एक्टिन फिलामेंट खींच रहा है। इसकी जो इसकी वजह से ये जो पहली लेंथ थी ये वाली जेड लाइन की, वो खिसक के आगे आ गई है। तो इतनी लेंथ में डिक्रीज हुआ है, आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये यहाँ पर एच जोन है, ये तो पहले वाला केस है। पहले में एच जोन देखिए कितना बड़ा है, लेकिन अब देखिए एच जोन कितना छोटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट को खींच लिया है इस मायोसिन फिलामेंट ने। इसकी वजह से ये जो सार्कोमियर की लेंथ पहले यहाँ से यहाँ तक थी, अब ये कम हो गई है यहाँ से यहाँ तक। इतनी लेंथ में इसके डिक्रीज आया है, इतनी लेंथ में। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। ये बेसिकली एक साइकिल है कि कैसे मायोसिन फिलामेंट पे एटीपी आया, कैसे कैल्शियम वहाँ से आया, ये सब पूरा ऐसा है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये मायोसिन का स्ट्रक्चर देखिए, ये एडीपी और फॉस्फोरस है, मतलब कि इसने एटीपी ले ली है, इस पर एटीपी चला गया है। इस पर एटीपी जाने की वजह से ये एटीपेज एंजाइम की वजह से ये टूट गया एडीपी और फॉस्फोरस में। यहाँ पर ये एक्टिन फिलामेंट है जहाँ पर कैल्शियम आ चुका है, मतलब अनमास्किंग हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो जिसने भी एनर्जी बना ली है उसकी भी साइट अनमास्क है, तो ये दोनों ही क्रॉस ब्रिज बना लेंगी, जो कि ऐसा दिखेगा कुछ। क्रॉस ब्रिज के बाद ये हमारा ग्लोबुलर हेड कुछ इस तरह से टर्न होगा और एक्टिन फिलामेंट को भी आगे की ओर इन साइड पर अपने ऊपर स्लाइड करवाएगा। अब इसकी एटीपी ख़त्म हो गई, ये एटीपी में जितनी एनर्जी थी, ये फिर एटीपी लेगा, अपना ब्रिज तोड़ेगा सबसे पहले, फिर एटीपी लेगा, फिर उसके बाद एटीपी को तोड़ेगा एडीपी और पीआई में। फिर उसके बाद यहाँ पे तो कैल्शियम आते रहेंगे, लेकिन इसे बार बार एटीपी लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद यही सिस्टम चलेगा, ये ऐसे ही क्रॉस ब्रिज बनेगा, स्लाइड होगा, फिर उसके बाद फिर क्रॉस ब्रिज तोड़ेगा, इस तरह से पूरा होता रहेगा। यहाँ पर हम वही बात लिखा हुआ कि एटीपेज एंजाइम की वजह से एडीपी और फॉस्फोरस और एनर्जी में रिलीज हो रहा है। ये एनर्जी ज़रूरी होती है फॉर क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन में और पुल स्ट्रोक में। पुल स्ट्रोक मतलब इन साइड पर खींचने के लिए। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे मायोसिन हेड रिलीज एडीपी प्लस फॉस्फोरस। मायोसिन का हेड रिलीज करता है एडीपी और फॉस्फोरस। एटीपी आया सबसे पहले मायोसिन पर, मायोसिन में है एटीपी बाइंडिंग साइट, वहाँ पर आया, वहाँ पर है एटीपेज एंजाइम। एटीपेज एंजाइम ने बेसिकली एटीपी को तोड़ दिया एडीपी में और फॉस्फोरस में। अब ये दोनों चीज़ें बची हुई हैं, तो क्या ये ऐसी बची रहेंगी? ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये तो फिर एक जगह इकट्ठा ही होती रहेंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो फिर अब क्या होगा, मायोसिन हेड रिलीज एडीपी एंड फॉस्फोरस गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। क्या आ जाएगी वापस? कौन वापस आ जाएगी? मायोसिन का हेड बेसिकली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। एबव प्रोसेस कंटिन्यू, ये वाला प्रोसेस है कि एटीपी को लेना, फिर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करना, स्ट्रोक पुल करना, फिर उसके बाद एटीपी को हटाना,
ये जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस बेसिकली स्लाइडिंग फिलामेंट का ये जो प्रोसेस है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कैल्शियम वापस नहीं चला जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो क्या लिखा है, एबव प्रोसेस कंटिन्यू टिल कैल्शियम गोज बैक इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज व्हेन नर्व सिग्नल स्टॉप, व्हेन नर्व सिग्नल स्टॉप। जब नर्व सिग्नल स्टॉप हो जाएगा, के मतलब कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चले जाएंगे, तभी ये प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन की रुकेगी, वरना कॉन्ट्रैक्शन होता ही रहेगा। अब ये कैल्शियम बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब होगा तब सब मास्किंग हो जाएगी एक्टिव साइट की। जब पहले कैल्शियम हमारा ट्रोपोनिन की टीपीटी यूनिट से जुड़ा था, सॉरी टीपीसी यूनिट से जुड़ा था, जब पहले हमारा वो टीपीसी यूनिट से जुड़ा था तब अनमास्किंग हो गई थी एक्टिव साइट की, लेकिन अब मास्किंग हो जाएगी, लेकिन अब मास्किंग हो जाएगी ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट। कोई भी क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पर। जेड लाइन वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी और मसल अब रिलैक्स कर जाएगी। बेसिकली ये मसल रिलैक्सेशन है कि जो कैल्शियम पहले रिलीज हुआ था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि सिग्नल्स आ रहे थे मोटर न्यूरॉन के थ्रू जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने भेजे थे। अब कैल्शियम वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा रहा है, तो फिर टीपीसी से भी कैल्शियम चला जाएगा। टीपीसी वापस से मास्क कर लेगी एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट को, ताकि मायोसिन फिलामेंट अटैच ना हो पाए। तो यही सब बेसिकली लिखा है कि मास्किंग हो जाएगी एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट, कोई भी क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं होगा, जेड लाइन वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी और फिर अब मसल का रिलैक्सेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है, चेंजेस सीन इन ड्यूरिंग मसल। यहाँ पर देखेंगे हम कि क्या लिखा हुआ है। ये जो चेंजेस है वो हमें दिखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर हमें कौन कौन से चेंजेस दिख रहे हैं। पहले तो ए बैंड में कोई चेंज नहीं होता, ये मैंने पहले ही बता लिया है। ए बैंड मतलब मायोसिन की यहाँ पर बात हो रही है, मायोसिन की बात हो रही है। बेसिकली मायोसिन में कोई चेंज नहीं होता। आई बैंड मतलब एक्टिन प्रोटीन की एक्टिन फिलामेंट की बात हो रही है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता। लेकिन एच जोन का साइज लेंथ उसकी कम होती है या फिर डिसअपियर हो जाता है। जैसे कि आगे के डायग्राम में मैं अगर आपको दिखाऊं तो फिर यहाँ आगे के डायग्राम में ये एच जोन पहले इतना बड़ा था, लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे एच जोन ये छोटा सा रहेगा और कई बार तो ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, और एच जोन और सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाती है। बेसिकली यहाँ पर इसका भी डायग्राम है। ये इनवर्ड में एक्टिन फिलामेंट को खींच रहे हैं। एक्टिन फिलामेंट अटैच रहता है हमारे इससे जेड लाइन से, तो जेड लाइन भी इनवर्ड की तरफ खींच रही है, इसलिए सार्कोमियर जो यूनिट है यहाँ पे सार्कोमियर वो भी डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंक्लूजन क्या हुआ, एच जोन का लेंथ डिक्रीज होगा या तो डिसअपियर हो जाएगा और सार्कोमियर का लेंथ डिक्रीज होगा। ए बैंड और आई बैंड में कोई भी चेंज नहीं होगा। सॉरी, आई बैंड का लेंथ डिक्रीज करेगा, मैंने देखा नहीं था। ये आई बैंड बेसिकली आइसोट्रॉपिक के लिए नहीं, ये आई बैंड इसकी बात कर रहे थे और मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। मैंने सोचा आई बैंड एक्टिन फिलामेंट को कह रहे हैं, लेकिन नहीं, ये आई बैंड इसकी बात कर रहे हैं। तो ये बैंड भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये पहले क्या जाता है, ये बैंड भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो इस आई बैंड की बात कर रहे हैं। तो कंक्लूजन में हम जाएंगे, ये वाला आई बैंड का लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, एच जोन की लेंथ भी डिक्रीज और डिसअपियर हो जाएगा, सार्कोमियर की लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन ए बैंड में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये कल का ही डायग्राम मैं कल भी पढ़ा चुकी हूँ। ये कल का डायग्राम है जो कि आज मेरे ख्याल ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे एक्टिन से ये बाइंड होता है। यहाँ पर ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, एटीपी बाइंड होती है जिसमें एटीपेज एंजाइम होता है, फिर इसे एडीपी और फॉस्फोरस में रिलीज करते हैं। ये इसकी टेल है, ये शॉर्ट आर्म है येलो पोर्शन, और ये हेड है। शॉर्ट आर्म और हेड को मिला के क्रॉस आर्म बनता है। हेड को हम ग्लोबुलर हेड भी कहते हैं।
यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। इस लेक्चर को करने के बाद आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज NMJ, नेम द न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीटेड बाय साइनेप्टिक वेसिकल, इस सार्कोमियर लेंथ डिक्रीजेज इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसका आंसर क्या होगा? सार्कोमियर की लेंथ क्या डिक्रीज होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। या फिर इसका आंसर क्या होगा कि उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताइए जो कि साइनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिग्नल सेंडिंग बाय CNS थ्रू मोटर न्यूरॉन। और फुल फॉर्म ऑफ NMJ क्या है? बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगी, ये मोटर प्लेट के बारे में है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। मोटर यूनिट किससे किससे फॉर्म होती है? क्या एक्टिन और मायोसिन की लेंथ कम होती है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन? तो इन सब के आंसर आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है। एंड थैंक यू सो मच इस लेक्चर को देखने के लिए। एंड थैंक यू। इस लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। होमवर्क के आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।